हाय गाइस, आई एम आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स मोस्टली फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ दैट फॉर्म प्रेसिडेंट इन वेरियस केसेस. Now these judgments are important for you if you're giving any of the entrance exams like LLB, LLM, UGC NET or judiciary. Obviously in judiciary exams you need to go into the depth of these judgments, but in today's video हम इनको brief में cover करेंगे. Now these judgments have been made from various sources. I have handpicked 21 judgments for you in this video. If you want to know more about other important judgments, then obviously you can subscribe to my courses that are available on my website www.lawdigest.in. वहाँ पर जितने भी courses हैं and जो भी subject covered है उसके relation में जो भी important judgment है that is already given in the course. Now as far as this video is concerned, I want you to listen to me attentively. आपको पेन और पेपर की जरूरत नहीं है because जो भी मैं judgments इस वीडियो में डिस्कस करूंगी they have already been provided in the free material that is available on my website. The link for my website is available in the description below. And apart from that, ये judgments में मैंने स्टार्टिंग में ही एक टाइटल दिया है हर जजमेंट के साथ विद अ वर्ड टू हेल्प यू मेमोराइज कि ये जजमेंट किस रिलेशन के बारे में है, किस बारे में ये पूरी जजमेंट बात कर रही है. So guys, let's move on, but before that, if you haven't subscribed to this channel as yet, then please do the same and bell icon dabaiye. And if you like this video, do hit the like button and share it with your friends. It does give me motivation to work harder and come out with such videos. चलिए शुरू करते हैं. So let's see the first judgment, which is of Berubari Union. Now this case relates to cessation of territory. ये already title में given है. It will help you to remind yourself कि ये case किस बारे में है. So 1960 का केस है जहां पर क्या हुआ था कि यहाँ पर बात की गई थी पार्लियामेंट की पावर की टू ट्रांसफर द टेरिटरी ऑफ बेरूबारी टू पाकिस्तान. नाउ what happened was कि सुप्रीम कोर्ट ने, so SC here means सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 3 को एग्जामिन किया था इन डिटेल. आर्टिकल 3 क्या है? वी ऑल नो आर्टिकल 3 प्रोवाइड्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, देन ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज, नेम्स, एरिया ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट. तो यहाँ पर कोर्ट ने ये बोला था कि जो आर्टिकल 3C है वो पार्लियामेंट की पावर की बात कर रहा है ऑफ डिमिनिशिंग द स्टेट टेरिटरी. स्टेट हियर मींस द कंट्री इंडिया. सो आर्टिकल 3 जो है वो पार्लियामेंट को पावर तो देता है टू डिमिनिश द टेरिटरी, बट it does not give power to India to cede any territory. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंडिया का एक पार्ट जो है बेरूबारी यूनियन वो पाकिस्तान को दिया जा रहा है. दिस अमाउंट्स टू सीडिंग ऑफ अ टेरिटरी. नाउ it says mere exercising power under article 3 is not sufficient. यहाँ पर क्योंकि सीडिंग इन्वॉल्व है तो पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करनी पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन की ऑफ द प्रोसीजर दैट इज गिवन अंडर आर्टिकल 368. नाउ दिस अमेंडमेंट हैज बीन डन इन फॉर्म ऑफ 9th अमेंडमेंट एक्ट, जहां पर एक अग्रीमेंट पास किया गया है और बेरूबारी यूनियन को पाकिस्तान को डिलीवर किया गया है. सो यू नीड टू रिमेंबर द अमेंडमेंट ऑल्सो अलोंग विद द नेम ऑफ द केस. लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड केस विच इज ऑफ AK Gopalan versus State of Madras. Now this case relates to preventive detention. Now I hope you all know preventive detention has been dealt under आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब यहाँ पर क्या हुआ था कि AK गोपालन एक कम्युनिस्ट लीडर थे एंड ही वाज डिटेन्ड इन द मद्रास जेल अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, एंड ही चैलेंज दिस डिटेंशन बाय स्टेटिंग कि उनकी जो सिविल लिबर्टी है उसको हैम्पर किया जा रहा है एंड ही हैज इक्वल राइट्स एज अदर सिटीजन्स इन केसेस ऑफ अरेस्ट, डिटेंशन एंड लाइफ एंड लिबर्टी. ये सब आर्टिकल 21 एंड 22 में गिवन है इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कोर्ट ने एग्जामिन करते हुए ये बोला कि कोई भी फंडामेंटल राइट इस केस में वायलेट नहीं हुआ है बिकॉज ही हैज बीन डिटेन्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. So this case relates to the procedure established by law with respect to preventive detention. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने नैरो व्यू लिया था आर्टिकल 21 का
Today we know Article 21 is the article that is of most widest amplitude. इसके बारे में हम आगे आने वाले केसेस में समझेंगे कि किस तरह से इसका स्कोप एक्सपैंड किया गया. चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं. दिस केस pertains टू KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. ये वो केस है जिसकी वजह से जूरी ट्रायल्स जो इंडिया में होते थे उनको बंद कर दिया गया है. इस केस के ऊपर ऑलरेडी एक मूवी भी आई है, इफ यू हैव सीन, अक्षय कुमार की मूवी है, जहां पर ये दिखाया गया है कि एक नेवल कमांडर हु वाज ऑन ड्यूटी एंड व्हेन ही गॉट टू नो अबाउट हिज वाइफ्स पैरामोर, वाइफ्स लवर, तो ही कमिटेड मर्डर, ही शॉट दैट पर्सन. एंड इस केस में बात करी गई है कि क्या ये एक्सेप्शंस के अंडर डाला जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द एक्सेप्शंस गिवन अंडर सेक्शन 300. सो पूरे फैक्ट्स को एग्जामिन करते हुए यहाँ कोर्ट ने बोला कि ये एक प्री मेडिटेटेड मर्डर था. दैट पर्सन एज सून एज ही गॉट टू नो कि ऐसा कुछ हो रहा है, ही वेंट टू हिज शिप, ही टुक हिज गन आउट, ही spent आराम से he spent a few hours thinking about the situation and then he went on to shoot the lover of his wife. So this does not fall within the provision of exception 1 of section 300 of IPC, which speaks of the fact कि culpable homicide is not murder if it is caused by grave and sudden provocation. तो यहाँ पर जो grave and sudden provocation का ground लिया था, that is lacking because he shot that person after cooling of his mind, and grave and sudden provocation वहां exist नहीं करती थी, therefore he was held guilty of murder. अब इस केस में क्या हुआ था, क्योंकि ट्रायल कोर्ट लेवल पे जूरी was really influenced by the media reports, तो इस केस के बाद से जूरी ट्रायल्स को अबॉलिश कर दिया गया था बिकॉज इट was फेल्ट कि जूरी का एक अनबाइज्ड ओपिनियन नहीं है. जूरी gets persuaded, gets carried away with the decision that is given by the media, with the words that is given by the media, and it is not right कि कंप्लीट जस्टिस को अगर हम देखें तो जूरी ट्रायल जरूरी है इंडिया में. चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं. इट इज ऑफ आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. नाउ दिस वाज द केस वेयर इट वाज हेल्ड कि पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स. नाउ इस केस में जो केस कंसिडर किया गया था वो था सज्जन सिंह का केस. आई होप दैट यू नो सज्जन सिंह का केस वाज द केस जहां पर ये बोला गया था कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स. सज्जन सिंह का ही जो रेशो है वो एक और केस में, सिमिलर केस में ही अपहोल्ड किया गया था. वो केस कौन सा है, डू लेट मी नो in the comment section below. This I've already covered in my course and also in the revision series of constitution that we have studied together. So now in the case of Golaknath, Sajjan Singh के केस का जो डिसीजन है that was under purview. तो कोर्ट ने ये बोला कि पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है टू अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ पार्ट 3. पार्ट 3 वो है जहां पर सारे फंडामेंटल राइट्स लिस्टेड हैं. सो पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे और अब्रिज एनी फंडामेंटल राइट दैट इज enshrined in part 3. Now, the next case that came in this chronology was that of Keshav Nanda Bharti versus State of Kerala. Now, this is the most landmark case in the history of Indian Constitution. अगर आप एक lawyer हैं या एक law student हैं, this case is one particular case that everybody knows and everybody has heard about it. So this case came in the year of 1973 जहां पर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को प्रोपाउंड किया गया था. नाउ इस केस में ये भी क्वेश्चन बनता है कि हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो आज तक होल्ड किया गया है वो इस केस में हुआ था, दैट कंप्राइज्ड ऑफ 13 जजेस. Now the issue here was कि whether parliament can amend any part of the constitution. क्या पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सके. तो कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
so long as it does not alter the basic structure or framework of the constitution. So the court said that parliament can amend any part of the constitution, but वो basic structure of the constitution को amend नहीं कर सकते. Basic structure होता क्या है, ये this has been decided from case to case over the years. Now basic structure is something जिस पे पूरा constitution based है, जो basic fundamentals हैं constitution के, they form the basic structure, and on the basis of this framework and these fundamental principles, all the provisions of the constitution have been created. Next case देखते हैं. It is that of Indira Sahani versus Raj Narayan. 1975 का केस है जहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करी गई थी. यहाँ पर क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी was contestant for the post of PM, and she won it, but it was held invalidated because it was said कि उन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया है. ये डिसीजन आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, एंड इसको ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट ने क्या किया, बिकॉज शी इंजॉयड मेजोरिटी, दे पास्ड 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जहां पर उन्होंने एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया, आर्टिकल 392A, विच सेड कि इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द स्पीकर कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन any court in the country. So this amounted to complete autocracy on her part. So इसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने इस आर्टिकल को स्ट्राइक डाउन किया और ये बोला कि इट वायलेटेड द फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रोसीजर इन इंडिया, विच इज an essential feature that formed a basic structure of the constitution. जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, we know preamble में the word democracy has been clearly stated, that it is that we form government for the people and by the people. So अगर कोई election unfair हुआ है, so it is wrong to say that it cannot be challenged. Free and fair elections is the prerogative of every citizen and it forms the part of basic structure. Therefore इस आर्टिकल को स्ट्राइक डाउन किया गया था इन दिस केस. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस, दैट इज ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. 1975 का केस है एंड दिस केस रिलेट्स टू पर्सनल लिबर्टी. Personal liberty is the term that appears under आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब इस केस में क्या हुआ था कि मेनका गांधी का जो पासपोर्ट है, दैट वाज इम्पाउंडेड बाय द पासपोर्ट अथॉरिटीज विच शी चैलेंज्ड. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में वाइडेस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन दिया था टू आर्टिकल 20, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. सो इस केस में द इशू वाज वेदर द राइट टू गो अब्रॉड is a part of personal liberty or not. अब जब हम पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं, इट इज अ वाइड टर्म, इट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, जिसमें से राइट टू गोइंग अब्रॉड, राइट टू ट्रेवल वाज चैलेंज्ड इन दिस केस. तो सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल लिबर्टी टर्म को वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड देते हुए ये बोला कि इट कवर्स अ वैरायटी ऑफ राइट्स which go to constitute the personal liberty of a man, and some of them have been given a distinct status in form of fundamental rights जो हम देखते हैं अंडर आर्टिकल 19. जैसे हम आर्टिकल 19 में देखते हैं कि राइट टू स्पीच, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू freedom of trade, all these freedoms are listed under article 19 and they form a big part of the personal liberty, and इनको आर्टिकल 20 से निकाल के अलग से इनको जगह दी गई है. सो द कोर्ट सेड दैट आर्टिकल 21 जो है वो एक फंडामेंटल कैरेक्टर का है, एंड द कोर्ट एस्टैब्लिश्ड अ गोल्डन ट्रायंगल इन दिस केस वेयर इट लिंक्ड आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21. तो कोर्ट ने ये बोला कि ये सारे आर्टिकल्स जो हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, इनफैक्ट दे आर इंटरलिंक्ड. Let's see the next case. It is that of ADM Jabalpur versus Shivkant Shukla, जिसे हम habeas corpus case के नाम से भी जानते हैं. Habeas corpus is a writ that is issued under the constitution, and this writ says that you can have the body. That means that अगर कोई इंसान अरेस्ट हो रहा है तो उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, एंड यू कैन
arrest that person. So habeas corpus comes into picture in this case. अब इस केस में क्या हुआ था, क्योंकि इंदिरा गांधी का इलेक्शन जो है वो इलीगल टर्म कर दिया गया था, एज वी सॉ इन द इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस. अब since she was losing the majority on the floor of the parliament, so what she did was she declared an emergency. उन्होंने emergency declare कर दी on the ground of internal disturbance. अब इसके चलते काफी जो लीडर्स हैं ऑपोजिशन के, उनको ओवरनाइट डिटेन करके जेल में डाल दिया गया था, जस्ट बिकॉज इंदिरा गांधी फेल्ट दैट दे आर अ पॉलिटिकल थ्रेट टू हर. एंड एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू किया गया था, जिस ऑर्डर में ये बोला गया था कि द राइट ऑफ एनी पर्सन टू मूव टू एनी कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कॉन्फर्ड बाय आर्टिकल 14, 21, 22 वुड रिमेन सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी. तो एक बहुत ही वेग सा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था जिसने ये बोला, एक बहुत आर्बिट्ररी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू ये बोला गया कि किसी भी इंसान का राइट टू मूव टू कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ 14, 21 एंड 22 will not be taken into consideration. That right will be suspended during the emergency. But as we know, with the effect of 44th amendment, ये ओवररूल हो गया है जजमेंट. कोर्ट ने बोला था कि ये राइट सस्पेंड किए जा सकते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी, बट 44th अमेंडमेंट में वी नो द ग्राउंड इंटरनल डिस्टर्बेंस हैज बीन रिमूव्ड एंड इट हैज बीन रिप्लेस्ड विद द टर्म आर्म्ड रिबेलियन. क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस जो ग्राउंड था वो इस तरह से आर्बिटरीली यूज हो रहा था, द पार्लियामेंट मेड एन अमेंडमेंट एंड रिमूव दिस ग्राउंड. एंड ऑल्सो वी नो जब इमरजेंसी प्रोक्लेम होती है तो सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं एक्सेप्ट दैट गिवन अंडर आर्टिकल 20 एंड 21. लेट्स मूव ऑन. द नेक्स्ट केस इज ऑफ मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ये केस बात करता है लिमिटेड अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट की. अब इस केस में क्या हुआ था कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया था ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज डिस्ट्रक्टिव ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो क्या पार्ट चैलेंज हुआ था 42nd अमेंडमेंट में? ऐसा क्या हुआ था? वी ऑल नो 42nd अमेंडमेंट इज आल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. काफी सारे अमेंडमेंट्स आए थे थ्रू दिस अमेंडमेंट, एंड इसमें एक पार्ट ये था विच एडेड क्लॉज 4 and 5 to article 368. Article 368 deals with the amendments. So it said that article 13 जो है वो apply नहीं होगा to amendments. Article 13 speaks of law, and it said कि कोई भी अमेंडमेंट को क्वेश्चन में नहीं कॉल किया जाएगा इन एनी कोर्ट. दैट मीन्स कि कोई भी अमेंडमेंट अगर हो रहा है तो कोई किसी भी कोर्ट का ये राइट नहीं है टू क्वेश्चन दैट अमेंडमेंट. नाउ द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द लिमिटेड अमेंडिंग पावर जो पार्लियामेंट की है, दैट इटसेल्फ फॉर्म्स अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्योंकि जो पार्लियामेंट की पावर है अमेंडमेंट की वो लिमिटेड है एंड इट इज कन्फाइंड टू आर्टिकल 368, एंड इट इज ओनली विद दिस इंटेंशन आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, क्योंकि द इंटेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वाज कि पार्लियामेंट की जो पावर है अमेंडमेंट करने की इस कॉन्स्टिट्यूशन को, दैट हैज बीन क्रिएटेड ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स, उसको इजीली अमेंड ना किया जा सके. एंड this itself is a basic structure of the constitution, therefore parliament has the limited amending power. एंड इस जजमेंट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को फर्दर स्ट्रेंथन किया था, एंड दिस जजमेंट मेड इट क्लियर कि पार्लियामेंट नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम अथॉरिटी इन इंडिया. Let's move on. Vaman Rao versus Union of India. Now this judgment dealt with the ninth schedule. Ninth schedule क्या है? I hope all of you are aware of it. Ninth schedule में कुछ वो laws हैं जिनको repeal नहीं किया जा सकता. They receive protection under the constitution. Article 31B के अंडर इन एक्ट्स को डाला गया था अंडर अ सेपरेट शेड्यूल कॉल्ड द नाइन्थ शेड्यूल, which mostly relates to all acts relating to land reforms and agricultural lands. अब इस केस में क्या हुआ था कि एक लाइन ऑफ डिमार्केशन ड्रॉ कर दी थी कि जो केशव नंदा भारती केस है उसका जो रेशियो है दैट विल नॉट बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली. रेट्रोस्पेक्टिवली मीन्स कि जिस डेट पे जजमेंट आ रहा है उससे पहले के एक्शंस में या किसी भी जजमेंट में ये वाला जजमेंट अप्लाई नहीं होगा.
because that will reopen the validity of every amendment that took place before the date of 24th April 1973. इस डेट को केशव नंदा भारती केस डिसाइड हुआ था. सो यहाँ पर कोर्ट ने ये बोला कि एज फार एज द वैलिडिटी ऑफ द नाइन्थ शेड्यूल इज कंसर्न, जो भी एक्ट्स और रेगुलेशंस नाइन्थ शेड्यूल में इंक्लूडेड है prior to the date of केशव नंदा भारती केस, they will receive full protection. पूरी प्रोटेक्शन उन लॉज को मिलेगी. एंड फर्स्ट अमेंडमेंट जो है that does not jeopardize the basic structure of constitution. first amendment is the amendment जिससे ninth schedule create किया गया था और saving of laws was granted. चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं. द नेक्स्ट केस इज ऑफ बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. ये केस 1980 का है जहां पे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस की बात करी गई थी. यहाँ पर कैपिटल पनिशमेंट जो है यानी डेथ पेनल्टी, दैट वाज इन क्वेश्चन. सो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये बोला था कि जो डेथ सेंटेंस है वो सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में दी जानी चाहिए. द फैक्ट दैट द डेथ सेंटेंस इज गिवन इन एक्सट्रीम क्राइम्स इज प्रूवन फ्रॉम द फैक्ट कि जो प्रोविजंस हैं अपील के एंड पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, इट इटसेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ द फैक्ट कि सिर्फ एक्सट्रीम केसेस में ही डेथ सेंटेंस दी जाती है, जिसके लिए पार्डन का जो पावर है वो एग्जिस्ट करता है विद द प्रेसिडेंट. एंड इट इज नॉट इन एवरी केस दैट पार्डन इज ग्रांटेड, इट इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू डेथ सेंटेंस. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो कैपिटल पनिशमेंट है दैट इज नॉट वायलेटेड बाय आर्टिकल 19 और 21. क्योंकि डेथ पेनल्टी अवॉर्ड करी जाती है दैट डज नॉट मीन कि आर्टिकल 19 या 21 का कोई वायलेशन हो रहा है. एंड इट सेड कि सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ये दी जाएगी. एंड फॉर असर्टेनिंग दीज केसेस कि कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं केस में टू अवॉर्ड डेथ पेनल्टी और नॉट, द कोर्ट विल टेक इनटू कंसिडरेशन द क्रिमिनल एंड द क्राइम इक्वली. सो क्रिमिनल का माइंडसेट, क्रिमिनल का बैकग्राउंड एंड द फैक्ट दैट कितना हीनस क्राइम कमिट हुआ है, दोनों ही चीजें इक्वली कंसिडर की जाएंगी to give death penalty. Let's see the next case which is of Mithu versus State of Punjab. इस केस में क्या हुआ था, सेक्शन 303 of the IPC was made unconstitutional. अब let us see what does section 303 say. It says कि mandatory death sentence दी जाएगी to a person who's already serving a life term in the jail and that person commits murder. यानी जब आप ऑलरेडी imprisoned हैं, जेल में एक प्रिजनर की तरह रह रहे हैं, एंड देन यू इफ यू कमिट एनी मर्डर देन डेथ सेंटेंस विल बी अवॉर्डेड. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये वायलेटिव है ऑफ आर्टिकल 14 दैट इज राइट टू इक्वालिटी. सारे प्रिजनर्स को इक्वली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. एंड इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, बिकॉज ये जो डिस्टिंक्शन है ये अनरीजनेबल है बिटवीन टू क्लासेस ऑफ मर्डर, एंड देयरफॉर इट स्ट्रक डाउन सेक्शन 303. इस जजमेंट में ये बोला गया था कि सारे टाइप के मर्डर्स विल फॉल अंडर सेक्शन 302 जो पनिशमेंट प्रोवाइड करता है फॉर कमिटिंग अ मर्डर. एंड इट सेड दैट कोर्ट के पास फिर डिस्क्रिशन होगा टू अवॉर्ड लाइफ टर्म और डेथ सेंटेंस इन द केस ऑफ मर्डर. नेक्स्ट केस देखते हैं दैट इज ऑफ मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम. नाउ गाइस डोंट कंफ्यूज शाहबानो बेगम विद दैट ऑफ शायरा बानो. दिस केस ऑफ शायरा बानो परटेन्स टू ट्रिपल तलाक. अब ये ट्रिपल तलाक क्योंकि एक रीसेंट केस है, आई विल डिस्कस ऑल दीज रीसेंट केसेस इन अ सेपरेट वीडियो बिकॉज आई डोंट वांट कि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाए एंड आप बीच में ही स्टॉप कर दें ताकि यू डोंट कंटिन्यू वॉचिंग. That is why I have divided these videos and I will bring another video for all these recent judgments. एक मेरी video already available है on my channel with respect to the judgments that have been passed in 2019. इसके अलावा जो landmark judgments हैं जो recent years में pass हुई हैं उसके लिए I will be coming up with a separate video. Okay, now this case relates to maintenance for Muslim women. अब मुस्लिम लॉ के हिसाब से एक मुस्लिम वुमेन को
मेंटेनेंस मिलता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत. इद्दत इज अ पीरियड दैट शी नीड्स टू ऑब्जर्व अंडर वेरियस केसेस, जैसा कि अगर कोई डिवोर्स हो जाती है मुस्लिम वुमेन, then she needs to go a period of iddat where she has to seclude herself from any male person including her husband. एंड ये जो जजमेंट है, ये मुस्लिम विमेन के राइट्स को मार्क करता है इन द फील्ड ऑफ मेंटेनेंस. इस केस में कोर्ट ने ये बोला था कि एनी पर्सन हु हैज निग्लेक्टेड अ पर्सन जिसको ही इज बाउंड टू मेंटेन, उसके जो डिपेंडेंट्स हैं, उसको अगर मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइड करता कोई इंसान, देन ही कैन इन्वोक सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी. सेक्शन 125 of the CRPC applies to all women irrespective of their religion, which speaks of maintenance in case of wife, children and parents who are unable to maintain themselves. तो इस केस में ये बोला गया था कि सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी एक सेक्युलर लॉ है. इट अप्लाइज टू ऑल द रिलीजन, चाहे वो मुस्लिम वुमेन हो चाहे वो हिंदू वुमेन हो, सबको राइट है टू इन्वोक सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड इट अप्लाइज इक्वली टू एवरीवन. इस केस को लेकर कुछ कंट्रोवर्सीज हुई थी. मुस्लिम्स वर वेरी डिस्टर्ब्ड एंड दे फेल्ट कि उनके पर्सनल लॉ में ये क्लियरली गिवन है कि मेंटेनेंस सिर्फ इद्दत पीरियड में मिलेगा. तो इसके बाद मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ, जहां पर सेक्शन 3 डाला गया, जिसमें ये बोला गया था कि मेंटेनेंस जो है दैट विल बी प्रोवाइडेड विद इन द पीरियड ऑफ इद्दत. सो दिस ऑल्सो क्रिएटेड कंफ्यूजन कि मेंटेनेंस आप प्रोवाइड कर रहे हो बट दैट इज लिमिटेड टू द इद्दत पीरियड. देयरफॉर इस जजमेंट का जो इफेक्ट है वो नलिफाई करने की कोशिश करी गई थी. बट फाइनली द इशू वाज सॉल्व्ड बाय द केस ऑफ डेनियल लतीफी, जहां पर ये बोला गया था कि जो ये टर्म है विद इन, that appears under section 3 of the Muslim Women Protection Act. दिस विद इन मीन्स कि जो मेंटेनेंस है वो फॉर अ लाइफ टाइम प्रोवाइड की जाएगी, बट दैट विल बी प्रोवाइडेड विद इन द पीरियड ऑफ इद्दत. So this case and the Daniel Latifi case forms a landmark in the case of when we are dealing with maintenance for Muslim women. Let's see the next case, Indra Sahani versus Union of India and others. This case provided for reservation in government jobs for socially and economically backward classes. यूनियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे फॉर 27% of the amount for socially and economic backward classes under Article 16(4) of the Constitution. आर्टिकल 16(4) हमें पता है कि ये बात करता है कि स्टेट के पास पावर है टू मेक प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन गवर्नमेंट सर्विसेज. तो इसके चलते यूनियन गवर्नमेंट ने ये लॉ पास करा कि वो 27% जो जॉब्स हैं वो SC BCs के लिए सेपरेटली होल्ड करके रखेंगे. अब कोर्ट ने इस डिसीजन को अपहोल्ड किया, but the court said that even though that you can reserve 27% for the government jobs, it is subject to the restriction that जो creamy layer है from these backward classes, that has to be excluded. creamy layer को ये reservation नहीं provide किया जाएगा. plus this reservation should not exceed 50%. यानी अगर किसी भी जॉब की सीट्स अगर टोटल मान लीजिए 100 हैं, तो सिर्फ 50% सीट्स जो हैं वो बैकवर्ड क्लासेस को दी जाएंगी, उससे ज्यादा सीट्स आप नहीं दे सकते. एंड ऑल्सो द कोर्ट सेड कि ये जो रिजर्वेशन है ये प्रमोशंस में एक्सटेंड नहीं हो सकता. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये अब चेंज हो गया है, दिस सिचुएशन हैज चेंज, एंड वो कैसे चेंज हुई है वो हम आगे के केसेस में देखेंगे. चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं. इट इज ऑफ SR Bomai वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. दिस केस pertains to Article 356 and secularism. अब क्या हुआ था कि बोमई गवर्नमेंट जो है, जो कर्नाटका में थी, दैट लॉस्ट मेजोरिटी बिकॉज काफी डिफेक्शन हो रहे थे पार्टी में. एंड जो गवर्नर है ही रिफ्यूज्ड द अपॉर्चुनिटी टू SR बोमई, जो CM थे कर्नाटका के, टू
prove himself on the floor, एक opportunity to test his majority on the floor of the assembly was denied to him. Now we know this floor test has been under consideration in the past year of 2019. I have already discussed in my revision videos कि कौन सी states में कहाँ पर ये आया है. इसके अलावा मेरे जो लैंडमार्क जजमेंट्स 2019 के हैं उसमें भी ऑलरेडी गिवन है कि फ्लोर टेस्ट की सिचुएशन कौन सी स्टेट में और कब आई थी. तो अब यहाँ पर क्या हुआ था कि जो ये रूल किया गया था कि जो फ्लोर ऑफ द असेंबली है दैट इज द ओनली फोरम जहां पर आप अपनी मेजोरिटी टेस्ट कर सकते हो. वी ऑल नो कि जो सीएम होता है ही इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी व्हेन इट कम्स टू एनी लेजिस्लेटिव असेंबली. एंड ये जो मेजोरिटी है ये फ्लोर टेस्ट से ही डिसाइड की जाएगी एंड नॉट द सब्जेक्टिव ओपिनियन ऑफ द गवर्नर. कोर्ट ने यहाँ पर एक काफी लैंडमार्क जजमेंट देते हुए ये बोला कि ये जो गवर्नर है ही कैन नॉट एक्सरसाइज दिस पावर आर्बिटरीली, क्योंकि यहाँ पर गवर्नर ने सीधा फ्लो टेस्ट को रिफ्यूज कर दिया. कोर्ट ने ये स्ट्रिक्टली बोला कि आप फ्लो टेस्ट कंडक्ट कराएंगे टू सी वेदर मेजोरिटी इज विद द सीएम और नॉट, एंड ऐसे ही आप इमरजेंसी प्रोक्लेम नहीं कर सकते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कोर्ट ने ये भी बोला कि सेक्युलरिज्म जो है वो एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का एंड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन कैन नॉट बी मिक्स्ड. if any state government acts against this ideal, then that state government is liable to be dismissed by the president. Every state needs to follow the basic features of the constitution which includes secularism. चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं. This case relates to Sarla Mudgal and others versus Union of India. ये केस है कन्वर्जन का. तो यहाँ पर क्या हुआ था कि एक हिंदू हस्बैंड की एक वाइफ थी who was also a Hindu, and both of them got married under the Hindu Marriage Act. But what he did was that he converted himself to Islam and then he married another Muslim woman. सो अब ये बोला गया था कि ये जो सेकंड मैरिज है क्या ये वैलिड है और क्या अलाउड है कि आप कन्वर्ट होके सेकंड मैरिज कर सके, एंड व्हाट विल बी द वैलिडिटी ऑफ द फर्स्ट मैरिज. दीज वर द इश्यूज दैट वर पर्टिनेंट टू दिस केस. अब यहाँ पर कोर्ट ने ये बोला था कि जो अर्लियर मैरिज है हिंदू लॉ में वो डिसॉल्व नहीं हो जाती जस्ट बाय द फैक्ट दैट यू कन्वर्टेड योरसेल्फ इनटू सम अदर रिलीजन, क्योंकि पहली मैरिज हिंदू लॉ में आपने करी है एंड दैट स्टेज वैलिड इवन इफ योर स्टेटस चेंजेस फ्रॉम हिंदू टू अ मुस्लिम और टू एनी अदर रिलीजन. एंड इसके लिए पनिशमेंट भी प्रोवाइड करी जाती है अंडर सेक्शन 494 ऑफ द आईपीसी विच स्पीक्स ऑफ बायगैमी, यानी एक से ज्यादा अगर आप शादी करते हैं देन दैट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 494 ऑफ द आईपीसी. एंड कोर्ट ने ये भी बोला था कि ये जो पर्सनल लॉज हैं अलग अलग रिलीजन्स के ये काफी मिक्स हो गए हैं और काफी कॉन्फ्लिक्ट में हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. जैसे कि हम जानते हैं हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में काफी चेंजेस हैं एंड काफी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं. तो इस केस को देखते हुए कोर्ट ने ये बोला कि गवर्नमेंट को जरूरत है कि वो आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा से कंसिडर करें. आर्टिकल 44 डील्स विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजंस. दैट मींस कि एक सिविल कोड होना चाहिए कंट्री में जो यूनिफॉर्मली सारे सिटीजंस पे अप्लाई होना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन और एनी अदर ग्राउंड. Let's see the next case. It is of TMA Pi Foundation versus State of Karnataka. This case dealt with the establishment and maintenance of educational institutions. क्योंकि education एक बहुत ही rampant sector बन चुका था. The court felt that it is a need कि हम उसको regulate करें. तो सबसे पहले उन्नी कृष्णन केस में क्या हुआ था कि कोर्ट ने यह बोला कि राइट टू एस्टैब्लिश एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज नाइदर अ राइट टू ट्रेड और बिजनेस विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 191G. 191G में हम सब जानते हैं दैट वी हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड एंड प्रोफेशन. नाउ द court felt कि establishing of schools and all these places is the prerogative of the government and the citizens do not have any right to establish such institutions. But ये केस को यहाँ पर ओवर रूल कर दिया गया था एंड
कोर्ट ने empower किया था स्टेट्स को टू फिक्स कोटा फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। माइनॉरिटी वी नो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है लिंग्विस्टिक और रीजनल माइनॉरिटी। तो यहाँ पर ये बोला गया कि जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक कोटा फिक्स करा जाए, टेकिंग इनटू अकाउंट द टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो हम देख रहे हैं एंड एजुकेशनल नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी, ताकि माइनॉरिटीज को भी चांस मिले पढ़ने का। एंड minority institution जो है that can have its own procedure and method of admission which has to be fair and transparent. Let's see the next case. It is of PA Inamdar versus State of Maharashtra. This case dealt with freeing unaided institutions from the state's reservation policy. अब हम जब institutions की बात करते हैं, so there are two type of institutions that we take into account. एक है unaided एंड एक है एडेड। एडेड इंस्टीट्यूशंस वो हैं जिन्हें स्टेट से ग्रांट मिल रहा है टू फंक्शन देमसेल्व्स। अब इस केस में कोर्ट ने बोला कि जो पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन है वो एक स्टेट इन्फोर्स नहीं कर सकती है। कोई कोटा या रिजर्वेशन कोई परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन जो है वो नहीं किया जा सकता है इन द केसेस ऑफ माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब क्या हो रहा था कि स्टेट ने रिजर्वेशन पॉलिसी निकाली थी विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन दैट 25% ऑफ द सीट्स इन एवरी इंस्टीट्यूशन विल बिलोंग टू द स्टेट। तो कोर्ट ने इस केस में ये बोला कि ये जो पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन है आपकी, ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस और नॉन माइनॉरिटी अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई नहीं होगी। अनएडेड में इट मेक सेंस बिकॉज स्टेट की तरफ से कोई ग्रांट नहीं आ रहा है, एंड माइनॉरिटी में तो माइनॉरिटी इटसेल्फ इज अ फैक्टर कि रिजर्वेशन ना दिया जाए। अब इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके पास ये फंडामेंटल राइट है टू चूज द स्टूडेंट्स दैट कैन बी एडमिटेड इन द स्कूल और इंस्टीट्यूशन, एंड जो प्रोसीजर है वो फेयर, ट्रांसपेरेंट और नॉन एक्सप्लॉइटिव होना चाहिए। एवरी इंस्टीट्यूशन इज फ्री टू डिवाइस इट्स ओन फी स्ट्रक्चर, ये भी इसी केस में बोला गया था, बट इट इज सब्जेक्ट टू लिमिटेशन कि आप प्रॉफिटियरिंग ना करें फ्रॉम द फीस। एंड इट ऑल्सो सेड कि इन रेगुलेटिंग माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक बैलेंस क्रिएट करना है between ensuring the standard of excellence and preserving the right of minority। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट केस पे, दैट इज ऑफ एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिस केस deals with article 164a, which it was said by the court that it is an enabling provision. We all know article 14a जो है ये बोलता है कि स्टेट के पास पावर है to create policy for reservation of promotions with respect to SCs and STs। स्टेट के पास ये पावर है कि वो SCs और STs के लिए एक रिजर्वेशन पॉलिसी इन द एरिया ऑफ प्रमोशन इन गवर्नमेंट जॉब्स बना सके। तो इस केस में क्या हुआ था कि जो वैलिडिटी है ऑफ द 77th, 81st एंड 82nd अमेंडमेंट वाज चैलेंज ऑन द ग्राउंड कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ऑल्टर करते हैं। नाउ देखते हैं इन तीनों अमेंडमेंट्स में क्या हुआ था। इफ यू हैव स्टडीड द कॉन्स्टिट्यूशन थॉरोली, यू हैव रिवाइज्ड इट विद मी, यू मस्ट बी अवेयर 77th अमेंडमेंट में ये बोला गया था कि स्टेट के पास पावर है टू मेक रिजर्वेशन इन केसेस ऑफ प्रमोशन। उसके बाद 81st अमेंडमेंट में ये बोला गया था कि ये जो प्रमोशन है ये 50% सीलिंग लिमिट जो है उसको एक्सीड कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू द कैरी फॉरवर्ड रूल। कैरी फॉरवर्ड रूल ये होता है कि अगर किसी ईयर में मान लीजिए कि जो रिजर्वेशन किया गया था वो फुलफिल नहीं हुआ है, तो वो जो वेकेंसीज हैं वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। एंड इन डिटरमाइनिंग द 50% सीलिंग जो कोर्ट ने ऑलरेडी सेट करी हुई थी कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जैसा कि हमने इंदिरा साहनी के केस में देखा, that will not be considered when we speak of the carry forward rule। ये बोला गया था in this amendment, that is 81st amendment। and 82nd amendment में ये बोला गया था कि जो आर्टिकल 335 है उसमें एक प्रोवाइजो ऐड किया जाएगा कि स्टेट के पास ये पावर है कि जो मार्क्स है उसको रिलैक्स करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू SCs एंड STs, मतलब कि मेरिट को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा। मार्क्स जो नॉर्मल कैटेगरी के लिए हैं एज कंपेयर्ड टू दीज पीपल दैट विल बी रिलैक्स्ड फॉर देम।
सो कोर्ट ने ये बोला कि clause 4A of the article 16 is only an enabling provision. It applies only to SCs and STs. And ये जो clause है, this has been carved out of article 16(4) of the constitution, which clearly says कि reservation two cases में दिया जाएगा, which have to be in continuity with each other conjointly, taking into account the backwardness of the person and the inadequacy of representation of this backward class in the government services. Now, if you have been studying and you've been following news, you must be knowing कि article 16(4) को लेके काफी judgments पास हुए हैं in the previous time. 2018 में जजमेंट आया था जर्नेल सिंह का, जहां पर क्रीमी लेयर की बात की गई थी कि क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड किया जाना चाहिए व्हेन वी स्पीक ऑफ प्रमोशंस. Then another case that came after this was that of BK Pavitra, जहां पर ये बोला गया था कि जो कर्नाटका में एक्ट आया है फॉर कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर SC ST, दैट वाज अपहेल्ड. उस एक्ट की वैलिडिटी को अपहोल्ड किया गया था और ये बोला गया था कि प्रमोशन के केस में कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी विल बी कंसिडर्ड. एंड इसके बाद जजमेंट आया था मुकेश कुमार का, विच इज अ वेरी रीसेंट जजमेंट, जहां पर ये बोला गया था, यही सेम बात बोली गई थी कि आर्टिकल 16(4) इज ओनली एन इनेबलिंग प्रोविजन एंड द स्टेट कैन नॉट बी कंपेल्ड कि आप reservation दीजिए to SCs and STs. It is a prerogative of the state. The state will use its own discretion in such cases. ये सिर्फ एक enabling provision है और किसी भी SC और ST का ये fundamental right नहीं है to seek promotion. Let's move on to the next case. This case is of IR Coelho by legal representatives versus state of Tamil Nadu and others. And it deals with ninth schedule again. Ninth schedule we already have seen. It is the list of acts and laws जो कोर्ट में चैलेंज नहीं की जा सकती हैं. इस केस में ये बोला गया था कि if a law is included in the ninth schedule of the constitution, it can still be examined and confronted in the court. वामन राव के केस में यू माइट फील इट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद दिस जजमेंट. हमने देखा था कि ये बोला गया था कि इस डेट 24 अप्रैल 1973 से पहले के जो एक्ट्स हैं जो 9th शेड्यूल में डाले गए हैं, दे कैन नॉट बी चैलेंज्ड. बट यहाँ पर ये बोला गया है कि एनी अटेम्प्ट टू ऐड मोर एक्ट्स टू दिस शेड्यूल, कि अगर आप 9th शेड्यूल में और एक्ट्स अगर ऐड कर रहे हो, दे विल बी ओपन टू जुडिशियल रिव्यू. They can be seen by the judiciary and judiciary can decide whether these laws are proper or not, whether they deserve to be free from any immunity from any challenge or amendment. Coming on to the last case of this video, it is of Ashok Kumar Thakur versus Union of India. This dealt with the 93rd Amendment. 93rd Amendment में क्या हुआ था? Article 15(5) of the Constitution was added, which said that the state can reserve seats for socially and educationally backward classes in private unaided institutions other than those run by the minorities. सो सेक्शन 16 के ऊपर भी हमने जजमेंट देखा जहां पर गवर्नमेंट सर्विसेज की एंड प्रमोशंस की बात हो रही है. आर्टिकल 15 वी नो इज डीलिंग विद द reservation of seats in private and aided institutions with respect to socially and educationally backward classes. वहां हम SC ST की बात कर रहे थे, यहाँ हम socially and educationally backward classes की बात कर रहे हैं. सो गवर्नमेंट ने क्या किया था, 27% सीट्स रिजर्व करी थी फॉर दी OBCs in specified state aided central universities under Central Educational Institution Act, and this was challenged in this court. तो कोर्ट ने 93rd अमेंडमेंट को वैलिड अपहेल्ड करते हुए इस एक्ट को भी वैलिडिटी ग्रांट कर दी थी. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, जहां पर हमने 21 लैंडमार्क केसेस देखे हैं. उसके साथ साथ आई हैव सप्लीमेंटेड ईच केस विद एनी रेलिवेंट केस जो उस केस से पर्टेनिंग है. डू रिमेंबर दोज केसेस ऑल्सो. अब जैसे मुकेश कुमार केस की बात हुई थी, ये काफी रीसेंट है. आई विल बी कवरिंग दीज केसेस इन अ सेपरेट वीडियो, जहां पर मैं 2019 के अलावा
2019 के जो judgments हैं, that I've already discussed in my video, landmark judgments can be found by you on my YouTube channel. And apart from that, 2017, 18 एंड उससे पहले भी कुछ ईयर्स में कुछ ऐसे जजमेंट्स पास हुए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, एंड दे हैव बिकम द precedents in this country, and they have become the law of the land. That I will discuss in the separate video. Do let me know in the comment section in case you face any doubt, in case you have any queries or your feedback with respect to this video.